जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं रुक्मणी प्रकाशन का जो सिपाही भर्ती यानी कि बिहार पुलिस का 30 सेटों का संग्रह पुस्तक है, उसी में से देखेंगे। और यह वॉल्यूम प्रथम है और इसका जो आज 13वां सेट होगा। इससे पहले 12 सेट का डिस्कस हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों का एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ कौन सा हो जाएगा? वहाँ जो है छेका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा? तो छेका अनुप्रास अलंकार। जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब एक व्यंजक की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वित्या अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन सा? तो सबसे अधिक तन्य कौन सा? ये जो गोल्ड यानी कि सोना हो जाएगा साथियों। सोना सबसे अधिक तन्य है। सोना 11वें वर्ग या आईबी वर्ग के 5वें आवर्त का धातु है और इसकी परमाणु संख्या 79 और द्रव्यमान संख्या 197 होता है। यह जो है क्वाइनेज मेटल या मुद्रा धातु है। सोना प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। शुद्ध सोना की अगर हम बात करें तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। सोना का अयस्क जो है कालवे राइट तथा सिल्वे नाइट है। तांबे के अयस्क क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास तथा कॉपर पायराइट होता है। चांदी के अयस्क एस्टिफेनाइट, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और सिल्वर ग्लाम्स आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा? डी यानी कि कम्युनिस्ट दर्शन। तो कम्युनिस्ट दर्शन जो इसका मार्गदर्शन रहा है चीन की विदेश नीति का 1978 ईस्वी में डोंग सियाओपिंग के आर्थिक उदारीकरण नीति से चीन की विदेश नीति में आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास पर जो है बल प्रदान किया गया था। इसलिए चीन की विदेश नीति में वर्ग संघर्ष के स्थान पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को आत्म नियंत्रण तथा उदारीकृत करने पर बल दिया गया। चीन में लोकतंत्र नहीं बल लेकिन गणराज्य है। चीन में 1949 ईस्वी से अभी तक चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती आ रही है और वहाँ एक दलीय शासन प्रणाली है। तो चीन में कैसी शासन प्रणाली? यहाँ जो है एक दलीय शासन प्रणाली है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख जो है सुलेखक थे? तो कौन थे? इसका क्या हो जाएगा? ये जो है पी.वी. नारायण रायजादा, पी.वी. नारायण रायजादा हो जाएगा इसका आंसर। मूल संविधान एक प्रवाहमय यानी कि इटालियन शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण तथा सजावट शांति निकेतन के कलाकारों में किया, जिनमें नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित तथा व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा तथा ज्यामितीय सौंदर्यीकरण एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। तो हिंदी संस्करण का सुलेखन कौन किया? वसंत कृष्ण वैद्य, जिसे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत एक ज्यामितीय किया गया था और L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकर्ता यानी कि चीफ ड्राफ्टमेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? तो यूट कौन सा कहलाता है? इसका क्या हो जाएगा? इटली। इटली जो है अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादन देश है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। तो इटली को क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच से जो है ग्रैंड सेंट बनार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। इटली की राजधानी तेहरान जिसकी मुद्रा रियाल हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मुद्रा रुपया है और इजराइल की अगर राजधानी की हम बात करें तो जेरूसलम और मुद्रा न्यू शेकेल हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट ट्रांसलेट। तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेज, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि भारत जो है क्या गाँव का एक देश, भारत गाँव का देश। नेक्स्ट है दोस्तों चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होगा? तो आई से टू हिम वर्क हार्ड, इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है चूज द बेस्ट सफिक्स।
वेयर आर योर बैग एंड बैग, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एज। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट परफेक्ट, यानी कि द आर्मी फाइनली क्या हो जाएगा, इसमें जो है बी यानी कि री कॉल्ड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसका इनमें से किसका जो है स्पेलिंग सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 नंबर नेसेसरी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन सा कण है जो परमाणु केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित कण है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान, आवेश विपरीत होते हैं, इसके कारण परमाणु उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 × 10⁻31 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻27 जो है kg होता है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहता है। प्रोटॉन धनावेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषण होता है, तो पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषण कौन सा हो जाएगा, बोरोन। क्या हो जाएगा, बोरोन। कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मुख्य जो है पोषक तत्व होता है। अकारिकी के अंतर्गत वृक्षों का अध्ययन, यानी कि अकारिकी जिसको मोर्फोलॉजी कहते हैं, इसके अंतर्गत वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि कंद क्या है, यानी भूमिगत तना, यानी कि आलू क्या है, भूमिगत तना है, और घन कंद भूमिगत तना बड़ा केसर है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो तत्काल जो ऊर्जा प्रदान करती है कौन सी, इसका डी नंबर यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज जिसका सूत्र C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र। ग्लूकोज जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो स्टार्च से प्राप्त होता है। ऊर्जा की मात्रा कैलोरी है। कठिन कार्य करने वाले पुरुषों को 3600 कैलोरी, हालांकि स्त्री को 3000 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हल्का कार्य करने वाले को 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा वह पौधा है जो बीजाणुओं यानी कि स्पोर्स के जरिए प्रजनन करता है, तो कौन सा पौधा हो जाएगा, यह धनिया। कौन सा हो जाएगा, धनिया। धनिया एक प्रमुख मसाला होता है जिसका खाद्य अंश पत्ते और सूखे फल होते हैं। इसका धनिया का जो वनस्पति नाम है कोरिएंड्रम स्वाइम हो जाएगा। मूसला जड़ों का रूपांतर शंकु आकार का गाजर है। कुंभी रूप सलजम चुकंदर इसका उदाहरण है। तुर्की रूप जो है कि तुर्क रूप यह है मूली मूसला जड़ों का ये जो रूपांतरण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सर्वोत्तम जो है स्रोत है, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम जो है स्रोत क्या हो जाएगा, तो यह जो है सिट्रिक फल जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज आदि में विटामिन सी जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। सबसे पहले विटामिन सी की ही खोज हुई थी, तो सबसे पहले विटामिन सी की ही खोज हुई थी। 1881 ईस्वी में लूनिंग ने विटामिन की खोज किया था। लूनिन ने विटामिन की खोज की थी। 1912 ईस्वी में हॉपकिंस और फंक ने विटामिन मत प्रस्तुत किया, और फंक ने 1912 ईस्वी में विटामिन नाम का प्रयोग किया था। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो विटामिन B2 की कमी से कैलोसिस होता है, हालांकि B3 बांझपन, B5 से पेलाग्रा और B6 से एनीमिया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन ई नपुंसकता, और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट दोस्तों आकलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो आकलन शब्द का विलोम समाकलन होगा। क्या होगा, समाकलन। नेक्स्ट है जो काल से परे हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो काला तीता, यानी कि डी नंबर इसका आंसर होगा काला तीता। नेक्स्ट है भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जो है प्रसिद्ध पंक्ति दिनकर जो है इनकी है। यह दिनकर रचित जो है हिमालय के संदेश कविता से लिया गया है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला देश एकमात्र भारत ही है। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत का देहांत, यानी कि इसकी मृत्यु जो है कब हुआ था, तो सुमित्रानंद पंत इनका जो है जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 और देहांत 1977 ईस्वी में हुआ था। तो कब, 1977। इसका इस प्रकार जो है 1977 ईस्वी में इसका देहांत हुआ था। नेक्स्ट है कविता कौमुदी के कवि जो है
किसके कवि है, कविता कौमुदी के जो कवि हैं कौन है, तो वो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। कौन, राम नरेश त्रिपाठी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तो मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता हुआ है तो पिंड जो गतिशील होगा, तो यह क्या हो जाएगा, समान त्वरण से। पिंड गतिशील किससे, समान त्वरण से हो जाएगा। त्वरण की अगर बात करें तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और त्वरण जो है क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज़्यादा होता है तो वस्तु की गति त्वरित होगी और त्वरण धनात्मक होगा। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बराबर होता है तो वस्तु एक समान वेग से गति करती है और वस्तु का त्वरण इस स्थिति में शून्य हो जाएगा। यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो, यानी कि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो तो वस्तु की गति जो मंदित होती है और त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से जो है रोल करता है तो पहिए पर अधिकतम जो है रेखित वेग वाला बिंदु क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु हो जाएगा। यानी कि एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है तो पहिए पर अधिकतम रेखीय वेग वाला बिंदु क्या होगा, तो जमीन के साथ संपर्क वाला जो है बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी जो है दिशा के विपरीत होता है। तो नकारात्मक त्वरण की अगर हम बात करें तो वेग की दिशा में क्या होगा, यह विपरीत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर यानी कि वेग हो जाएगा। नकारात्मक त्वरण वेग की दिशा के विपरीत होता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसको जो है एक समान त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट को त्वरित वेग अधिकतम होगा। तो एक एथलीट का त्वरित वेग जो अधिकतम होगा यह किसमें, तो एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ने में एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा क्या होता है, बदल जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है किस स्थिति में होता है। तो पिंड किस स्थिति में हो जाएगा, यह जो है पिंड जो है भारहीनता की स्थिति में होता है। तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड जो है भारहीनता की स्थिति में होते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की अवस्था में होता है। कृत्रिम उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री को भी भारहीनता का अनुभव होता है। तो उसको भी क्या होता है, भारहीनता का अनुभव होता है। कृत्रिम उपग्रह में वस्तु जो है संतुलित बल की अवस्था में रहता है। कैसा अवस्था में, तो संतुलित बल की अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। तो कौन सी विधि जो है राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है, इसका क्या हो जाएगा, डी यानी कि संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के अंतर्गत माना जाता है। मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसका उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसमें 44वां संविधान संशोधन किया गया था। जिस 44वां संविधान संशोधन तथा मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था हटाकर अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया है और यह 74वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा था। तो अनुच्छेद 356 को सुरक्षा जो कपाट, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपात स्थिति के संबंध में प्रावधान है। यह सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है तथा इसे राज्य आपात या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषणा की जाती है। पहला है कि अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या इसके बिना ही समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। फिर दूसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 365
के अनुसार यदि कोई राज्य या केंद्र सरकारों के निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ है तो इन दोनों परिस्थिति पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लागू हुआ। कहाँ? तो पहली बार पंजाब में लागू किया गया था। नेक्स्ट, धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए सामान्य रूप से अधिक होता है? यह क्या हो जाएगा? निम्न घनत्व एवं उच्च श्यानता पर। तो धारा रेखीय प्रवाह जो है निम्न घनत्व और उच्च श्यानता वाले द्रवों के लिए सामान्य रूप से क्या होता है? अधिक होता है। श्यानता तरल के परतों के बीच लगने वाला घर्षण बल है। श्यानता तरल के परतों की गति का विरोध करता है। जिन पदार्थों में बहने के गुण होता है वह तरल कहलाता है। गैस और द्रव क्या है? दोनों तरल पदार्थ हैं। आदर्श तरल वे होते हैं जिनमें शून्य संपीड़ितता तथा शून्य श्यानता का गुण हो, उसे आदर्श तरल कहा जाता है। धारा रेखीय प्रवाह जो है तरल के श्यानता गुणांक से निर्धारण होता है और विक्षुब्ध प्रवाह तरल के घनत्व का निर्धारण करती है। गैसों की अपेक्षा द्रव जो है अधिक संपीड्य होता है। नेक्स्ट है, एक लकड़ी के गुटके का 2/3 जल में डूबकर तैर रहा है। एक लकड़ी है, इसका गुटका है जिसका 2/3 जल में डूबकर यह तैर रहा है। इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा? इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा? वही 2/3 ही हो जाएगा। इसका क्या होगा? बी आंसर, बिल्कुल सही। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो डुबोने पर वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। जब वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, यानी कि वस्तु के भार में क्या होता है? आभासी कमी आती है। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक आसान होता है क्योंकि समुद्र जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है, 1 मिलीबार इसके बराबर होता है। तो 1 मिलीबार जो है किसके बराबर हो जाएगा? यह जो है 100 न्यूटन मीटर इनवर्स 2 के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब इसका मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम टॉरिसेली ने किया था। टॉरिसेली वायुमंडलीय दाब की सबसे पहले गणना किया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया था। किसका? तो बैरोमीटर। ऊंचाई पर जाने पर दाब घटता है जिसके कारण पहाड़ों पर खाना जो है बनाने में कठिनाई आती है। वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण ही फाउंटेन पेन से स्याही रिश्ता है और वायुमंडलीय दाब बराबर HP जो है G होता है। द्रव के दाब से संबंधित नियम पास्कल से संबंधित है और पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र है हाइड्रोजन लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक और ब्रह्मा प्रेस या हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये सब जो है किससे संबंधित है? यह पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा इसको अगर हल करते हैं तो क्या होगा? इसका C नंबर होगा 3.1/12। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक जो है उच्चतम होगा? तो किसका क्वथनांक उच्चतम हो जाएगा? तो ये जो है आयोडीन का। किसका? तो आयोडीन का जो है क्वथनांक उच्चतम होगा। आयोडीन का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। आयोडीन ठोस अधातु है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में आयोडीन अधिक पाया जाता है और पहाड़ी पर्वत क्षेत्रों में आयोडीन कम पाया जाता है। सभी हैलोजन रंगीन होता है। हैलोजन आवर्त सारणी के वर्ग 17 में पाया जाता है। नेक्स्ट है, एक एटमॉस्फेयर जो है बराबर क्या होता है? एक एटमॉस्फेयर 1.01 × 10⁵ जो है पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, राज व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका? तो राज जो है व्यक्ति का क्या विराट रूप है, यह कथन किसका? यह कथन जो है किसका हो जाएगा? यह प्लेटो का कथन है। किसका? प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 तत्वों में से एक होते हैं, तृष्णा, साहस, विवेक। इन्हीं तत्वों के आधार पर राज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंडों की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जो योग क्या हो जाएगा? अस्थिर होगा। संपूर्ण विश्व की कुल ऊर्जा नियत होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। भिन्न द्रव्यमानों की 2 वस्तुएं मुक्त रूप से ऊपर से गिराई जाती है तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होता है।
उनमें क्या होता है, समान त्वरण उत्पन्न होता है। वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से एक के साथ गिराने वाली वस्तु जो है पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचेगी। वायु की उपस्थिति में वस्तु का वायु की श्यान, घर्षण तथा उत्प्लावन प्रभाव का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो है निम्नलिखित में किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित पुस्तक। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह क्या हो जाएगा, एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखा गया था। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में लिखा है कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज जहाज में यात्रा के दौरान 1909 ईस्वी में यह लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की जो है प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा का परिवर्तन जो है कि कौन से प्रकार है उसको बताना है। यह क्या हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा का से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा के परिवर्तन जो है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं, हालांकि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, जबकि सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती की हम बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है तो बाजार मूल्य 10% छूट की पेशकश की गई है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इसको अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा, 17% निकल के आएगा। नेक्स्ट है, किसी खास दिन सभी टिकटों का 38% छात्रों द्वारा खरीद लिया गया है। यदि उस दिन बेचे गए टिकटों की संख्या इतना है तो कितने छात्रों ने टिकट खरीदे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अगर आप हल करेंगे तो 513 आंसर आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अर्ध धातु नहीं है। तो अर्ध धातु कौन सी नहीं होगा, यह क्लोरीन। क्लोरीन अर्ध धातु नहीं है। क्लोरीन 17वें वर्ग का तत्व है, यह अधातु है, परमाणु संख्या 17 है। उपधातु के को अर्ध धातु कहा जाता है। उपधातुओं की संख्या कुल 7 है और ये उपधातु है बी, SI, GE, AS, SB, TE और PO। क्लोरीन हैलोजन समूह के सदस्य। क्लोरीन हरे पीले रंग की तथा तीखे और दम घोटने वाली गंध की गैस है। क्लोरीन बहुत ही विषैली गैस है। क्लोरीन द्वारा विरंजन उसके ऑक्सीकरण गुण पर आधारित है और यह गैस फूलों के रंग को भी उड़ा देती है। क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। फॉस्फीन, मस्टर्ड गैस, ल्यूसाइट जैसी विषैली गैस के उत्पादन में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण से जो है किस पर प्रभावित कर दिए जाते हैं। तो अल्फा कण क्या हो जाएगा, यह सोना पर। रदरफोर्ड ने नाभिक के सिद्धांत दिया। रदरफोर्ड 1911 ईस्वी में परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। रदरफोर्ड ने थॉम्पसन के द्वारा दिए गए परमाणु के स्वरूप को अस्वीकार किया। प्लेग ने क्वांटम का सिद्धांत दिया और बोर ने एस्थेटिक ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। इसका अगर आप हल करेंगे 5/8 गुना 3/4 भागा जो है 35/48 को, तो क्या होगा, इसको गुना में बदल करके 48/35 को अगर आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/14। नेक्स्ट है, किसी पौधे के वनस्पति भाग जो है क्या होते हैं। तो किसी पौधे के वनस्पति भाग जड़, तना और पत्ती हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें अंकित मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो अंकित मान वही हो जाता है जिसका निकाला जाता है, यानी कि 6 हो जाएगा, और स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान 600 और 3 को 0 हो जाएगा क्योंकि 6 के बाद 3 0 है, और इसका अंकित मान 6। इसको दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, डी निकल के आएगा आंसर। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 529 टेबल इस प्रकार से व्यवस्थित है कि वहाँ जितने कॉलम है उतने ही रो भी है, तो टेबल की संख्या कुल कितना हो जाएगा। इसको अगर आप हल करेंगे तो 23 कुल आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा। तो 2026 में फुटबॉल जो विश्व कप की मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, अमेरिका। 2018 में फुटबॉल विश्व कप रूस में हुआ था। 2022 में यह कतर में आयोजित किया गया था। प्रथम फुटबॉल विश्व कप उरुग्वे ने जीता था 1930 ईस्वी में।
2018 का फीफा कप फ्रांस ने जीता था। 2022 के जो फीफा कप अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर जीता था। फीफा कप फुटबॉल की सबसे बड़ा कप है और विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल ही है, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल। नेक्स्ट है 17 मीटर और 12 मीटर और 17 मीटर के खंभे जमीन पर सीधा गड़ा हुआ है, सीधे सीधे जो है खड़े हैं। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसको अगर आप हल करें क्या आएगा, 13 मीटर निकल के आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 और थीटा न्यूनकोण है तो 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 10 जो है स्क्वायर थीटा का मान, इसको अगर आप हल करते तो क्या आएगा, 1/3 निकल के आएगा। नेक्स्ट है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, अल्फा मूलकन जो है अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, इसको आप हल करेंगे क्या आएगा, 13 निकल के आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से इसमें बहुलक क्या होगा। बहुलक यानी कि सर्वाधिक बार जो है जिस संख्या को काउंट किया लिखा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, यह जो है 75। आप देखते हैं कि सबसे अधिक बार 75 लिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बहुलक सी इसका 75 आएगा। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो किस देश को भेजती थी, तो कौन से देश, तो यह जो है चीन को भेजती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम जो है चीन को भेजती थी, इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। अफगानिस्तान में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन किया जाता है। अंग्रेज और चीन के बीच अफीम को लेकर 2 युद्ध भी हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभाव को द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ, तो यूरोप में कौन से, यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसी संस्थाओं का उदय हुआ था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में। 1961 ईस्वी में इस संगठन का नाम बदलकर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD कर दिया गया था। नेक्स्ट है यूरोप में कागज बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, तो कागज बनाने वाला पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। भारत में प्रथम छापाखाना की स्थापना 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में गोवा में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, वर्ष 201 ईस्वी के आसपास हुआ था। तसाई लून के द्वारा कागज का आविष्कार किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था और विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में ही हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था, तो डचों ने भारत में जो है अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है मसूलीपट्टनम में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जबकि डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित किया गया था। डच भारत में 1602 ईस्वी में आया था और डच भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय व्यापारी कंपनी था। बेदरा के 1757 ईस्वी में डच को अंग्रेजों ने पराजित कर डच शक्ति को नष्ट कर दिया। डच भारत में मुक्त सूती वस्त्र के व्यापार में रुचि रखते थे। नेक्स्ट है पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में किनके मध्य जो है शुरू हुई थी। पहली जो टेलीग्राफ जो है यह कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ था, तो यह जो है कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो कलकत्ता से आगरा के बीच, इसका डी नंबर होगा, कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी इसके शासनकाल में 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित हुआ था। इसके कार्यकाल में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था और भारत में पहली बार प्रायोगिक तौर पर 1851 ईस्वी में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी। रेल डाक सेवा की शुरुआत 1854 ईस्वी में किया गया था। 1854 ईस्वी में टेलीग्राफ आम लोगों की सेवा के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे, इसका क्या हो जाएगा, डी के लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा, 1849 ईस्वी में संभलपुर और जैतपुर और 1850 ईस्वी में बाघाट, 1852 में उदयपुर और 1853 ईस्वी में झांसी था, 1854 में नागपुर, 1855 में
करौली राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप पर अवध को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। डलहौजी ने व्यक्तिगत नीति के द्वारा जिस राजा के उत्तराधिकारी यानी कि पुत्र नहीं था, उन्हें ब्रिटिश राज का अंग बना लेता था। इस नीति के कारण अंग्रेज राज का बहुत जो है विस्तार भी हुआ था। 1857 के विद्रोह जो सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट या हड़प नीति ही था। नेक्स्ट दोस्तों, राजा खारवेल का नाम जो जुड़ा हुआ है किसके साथ? राजा खारवेल हाथी गुफा जो है लेक के साथ जुड़ा हुआ राजा खारवेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार की झील जो है कहाँ हो जाएगा? तो 58 का सी यानी कि महाराष्ट्र में हो जाएगा लोनार झील। राजस्थान की बात करें, डिंडवाना झील राजस्थान में है और राजसमंद या जयसमंद यह जो झील कहाँ राजस्थान में है। बेमनाड झील की अगर बात करें केरल में है और खुरपाताल झील यह जो खुरपाताल या मालाताल झील यह उत्तराखंड में। अष्टमुदी झील केरल में है और डिंडवाना झील यह राजस्थान में है। नेक्स्ट है जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? तो कौन सी दिशा से? यह उत्तर पूर्व दिशा है। इसका क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित कौन से गैस जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को जो अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? यह ओजोन हो जाएगा। ओजोन गैस 20 किलोमीटर की मोटाई में समताप मंडल में सबसे निचले भाग में स्थित होता है। ओजोन गैस का सर्वाधिक जो है संकेंद्रण 25 से 30 किलोमीटर के बीच होती है। ओजोन गैस इसकी खोज 1913 ईस्वी में चार्ल्स फैम्बरी और हेनरी ब्यूसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ओजोन इसका जो है सूत्र होता है O3 और यह एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली गैस है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे का डीजल इंजन यानी कि लोकोमोटिव वर्क निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? यह कहाँ हो जाएगा? बनारस में। कहाँ पर? बनारस। रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच जो है मात्र 34 किलोमीटर की रेलगाड़ी का शुभारंभ भारत में सबसे पहले हुआ था। 1925 ईस्वी में प्रथम रेल विद्युतीकृत सेवा शुरुआत हुई और असम में 2516 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग की लंबाई है। 1924-25 में के बजट में रेल बजट को साधारण बजट से अलग कर दिया गया था। हालांकि 2017 ईस्वी में फिर जो है रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यह जो है कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा चेमायुंगडुंग की जो है से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और इसकी समुद्र तट से लंबाई 5150 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी में से नदी है। भारत में इसके बहाव क्षेत्र की अगर बात करें तो लंबाई 916 किलोमीटर है, जबकि कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल की जो सघनता है यह शीतकाल में बढ़ जाती है। शीतकाल में नमी अधिक होने के कारण जलवायु जो है अधिक सघन हो जाती है, जिस कारण क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे वाला परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। सभी प्रकार के वायुमंडलीय घटना, बादल, आंधी, तूफान, वर्षा इसी मंडल में होती है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधो मंडल भी कहा जाता है। भारत में कॉफी का अधिकतम जो है उत्पादन किस राज्य करने वाले राज्य का नाम क्या है? कॉफी सबसे अधिक कहा हो जाएगा तो कॉफी कर्नाटक में होता है। कहवा अधिकतम जो है ब्राजील में होता है। कहवा का उत्पादन, ब्राजील को कहवा का पात्र भी कहा जाता है। ब्राजील का साओ पाओलो को कहवा की मंडी कहते हैं। सेंटान कहवा निर्यात के एक प्रमुख पतन है। कहवा एक पेय पदार्थ है। भारत में कहवा, अरेबिका और रोबस्टा किस्म की मुक्ता कॉफ़ी उपजाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? यह जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी, यहाँ दलदली मिट्टी भी पाई जाती है। सुंदरवन में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है और यहाँ दलदली मिट्टी भी पाई जाती है।
गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है। भारत का मुख्यतः मिट्टी जो है मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR कहते हैं, इन्होंने मिट्टी को भारत में कुल 8 भागों में बांटा है। ICAR 1953 ईस्वी में एक अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण समिति का गठन किया था, जो मिट्टियों को 8 भागों में बांटा था। कितने भाग में? 8 भाग में। लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। लाल मिट्टी में चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है। तो लाल मिट्टी की उर्वरता चूने के इस्तेमाल करके बढ़ाई जा सकती है। 1953 ईस्वी में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से जुड़ा हुआ था? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत से जुड़ा हुआ किसका नाम है? यह हो जाएगा फ्रेडरिक टेलर। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत फ्रेडरिक विस्लो टेलर द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। वैज्ञानिक प्रबंधन को टेलरवाद या टेलर पद्धति भी कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा सर्वप्रथम 1910 ईस्वी में लुई ब्रैंडिस ने किया था। इसकी व्यवस्थित अध्ययन W टेलर ने किया था। टेलर के अनुसार प्रबंध जो है सच्चा विज्ञान है, जो सुनिश्चित विधियों और नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित है। और इस पुस्तक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों की विवेचना की है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, इसको GT रोड कहते हैं, शेषाचुरी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। यह जो NH1 और 2 का सम्मिलित नाम है, ग्रैंड ट्रंक रोड। भारत के सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। तो 44 NH जो 44 है, इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? तो 3745 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत के कुल सड़क यातायात का 40% जो है भार होता है, जो सड़क लंबाई के कुल 2% ही है। 0 माइल स्टोन नागपुर में स्थित है। और सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में BRO की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी, यानी इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर राइट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। यह कृषि क्षेत्र का शीर्ष वित्तीय संस्था है। नाबार्ड में अब 100% पूंजी भारत सरकार का हो गया है। शिवरामन समिति की रिपोर्ट पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था। सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 ईस्वी में किया गया था। सिडबी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो पहली बार किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1868 ईस्वी में। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। प्रथम वैज्ञानिक आकलन VKRV राव ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने उस वक्त प्रति व्यक्ति जो आय वार्षिक 20 रुपया बताए थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम आय समिति 1949 में बना था। कब? तो 1949 में बना था। और CSO की स्थापना 1951 में किया गया था। इस समिति की स्थापना अध्यक्ष जो PC महालनोबिस थे। NSO जो है प्रति व्यक्ति आय की गणना करती है। NSO की स्थापना CSO के विलय के द्वारा 2009 ईस्वी में कर दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। CSO जिसकी स्थापना 2 मई 1951 ईस्वी को केंद्रीय सचिवालय में किया गया था। भारत में सांख्यिकी के जनक PC महालनोबिस को माना जाता है। इसके जन्मदिन यानी कि 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर 1 जून 2005 ईस्वी को एक संकल्प के माध्यम से भारत सरकार ने 12 जुलाई 2006 ईस्वी को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की थी। भारतीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना दिसंबर 1931 को PC महालनोबिस ने किया था। नेक्स्ट है, मुद्रा के प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा की जो प्राचीनतम रूप कौन सा हो जाएगा? तो वस्तु मुद्रा। क्या हो जाएगा? ये रूप जो है वस्तु मुद्रा। भारत में प्राचीनतम सिक्के आज सिक्का है। पंचमार्ग सिक्के पर प्राकृतिक चित्रों का केवल चित्रण होता था। पंचमार्ग सिक्के पर लेख या
राजा के नाम तथा तिथि नहीं अंकित होता था। भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक जो है मुद्रा में सोने की सिक्का जारी किया था और भारत में सर्वप्रथम इंडो ग्रीक मुद्रा के सिक्कों पर राजा नाम तथा तिथि अंकित मिला। भारत में यवन, पहलव, शक, कुषाण शासकों के बारे में जानने का मुख्य स्रोत सिक्का है। न्यूमिस्मेटिक में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूमिस्मेटिक में क्या किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र जो है जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका, इसका क्या हो जाएगा? एक नंबर आंसर सही होगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं? तो मानवाधिकार आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, फिर उसे 2006 में संशोधित किया गया था। इसके तहत एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। यह आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसके एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम पूछेगा 1993 का है और यह जो एक बहुसदस्यीय संस्था है, एक अध्यक्ष था, कितने अन्य सदस्य? 5 अन्य सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश था अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कच्चे या खिलौने या कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? तो यानी कि कंघी, खिलौना और कटोरा आदि जो बनाया जाता है उस प्लास्टिक पॉलीमर का क्या नाम है? उसका क्या नाम हो जाएगा? यह पॉलीएस्टाइरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉलीएस्टाइरीन। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 जो है यह जल को कीटाणु रहित करता है। मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर, सिंदूर बनाने तथा अमलगम में भी किया जाता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड मलहम बनाने में तथा जहर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हीरा का उपयोग कांच काटने में किया जाता है। फिटकरी जल शुद्ध करने और चमड़ा तथा कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है फिटकरी का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? यह जो है हीलियम हो जाएगा। कौन सा? हीलियम, यानी कि 75 का क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर सी। गोताखोर जो है जल के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। समुद्री दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है। नॉटिकल मील 1852 मीटर यानी कि 1.852 किलोमीटर का होता है। नेक्स्ट है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय एक लेखक जो है दिनकर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंत के काव्य संग्रह उच्छ्वास कब प्रकाशित हुआ था? तो उच्छ्वास जो है कब? 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। नेक्स्ट है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत को चिबंद्रा के लिए कौन से पुरस्कार दिया गया था? चितंबरा होगा, इसके लिए कौन से पुरस्कार दिया गया था? तो इसके लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 1968 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है, महैती में प्रमुख संधि का नाम क्या है? महैती में जो है संधि क्या हो जाएगा? तो गूण संधि। कौन सी संधि है? तो गूण संधि महैती में है, क्योंकि दीर्घई के उच्चारण गूण संधि के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट दोस्तों, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार तो क्या हो जाएगा? अतिजोर अचार। अतिजोर अचार, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगा? यह जो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से? यकृत हो जाएगा। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg लगभग होता है। वृक्क को 2 भाग में, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बोमेन स्फुटुक कहते हैं। नेक्स्ट है, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने पर पाँव की सूजन जो है कम हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है कि अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि पर करने से क्या होगा? यह क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाती है। क्या होता है? अमोनियम सल्फेट उर्वरक जो है का बार बार प्रयोग करते ही भूमि में करने पर यह क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन युक्त जो है उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट अनाद्रव्य शोषी होता है। इसमें नाइट्रोजन 21% भाग होता है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित
भूमि में नहीं किया जाना चाहिए। अम्लीय मृदा को खेती योग्य बनाने के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था। तो बैलिस्टिक मिसाइल की जहाँ तक हम बात करें तो यह जो है बर्नहर वान ब्राउन के द्वारा बनाया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत का अग्नि 3 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल के समान है और डॉक्टर वर्नहर वान ब्राउन ने सैटर्न 5 रॉकेट का निर्माण किया जिसके द्वारा अपोलो 11 से 12 अंतरिक्ष में छोड़े गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। हशीश जो है यह पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताएं कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त किए थे। तो हशीश जो है पौधे के पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निःश्वास से प्राप्त किए जाते हैं। पत्तियां पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाता है। पत्तियों में एस्टोमेटा की क्रिया होती है। तना प्रांकुर से विकसित होता है और यह पौधे का प्रोह तंत्र बनाता है। मादा पुष्पक्रम में जायांग पाए जाते हैं जबकि जिसमें अंडप होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ह्वेनसांग निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। तो ह्वेनसांग निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है। इसका क्या हो जाएगा डी यानी कि हर्षवर्धन को। क्या हर्षवर्धन। राजवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय। और ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक की अगर हम बात करें तो सी यूकी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज का निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाएगा। तो यह जो है वेबसाइट क्या कहा जाता है दोस्तों। तो वेबसाइट। टिम बर्नर्स-ली ने www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे गेटवे कहते हैं। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं और देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी मंत्र ऑनलाइन है। आर्ट स्टाइल जो है काम को देश के 100 सबसे बड़े लोकप्रिय पोर्टल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सामान्य फसलों को उगने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है। तो कितना हो जाएगा 6 से 7 होनी चाहिए। यानी कि 6 से 7 सामान्य फसलों को उगने के लिए उपयुक्त जो है पीएच मान होना चाहिए। पीएच मान जो है इसका मान 0 से 14 तक होता है। पीएच मान 7 को उदासीन कहा जाता है और 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो इसको क्षारीय कहा जाएगा। मृदा का अम्लीय और क्षारीय होना दोनों ही दशा में उर्वरता उपयुक्त नहीं माना जाता है। नेक्स्ट दूध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है। तो दूध के उत्पादन में संसार में भारत का स्थान पहला हो गया है। दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1964-65 में सघन पशु विकास प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण शुरुआत हुआ था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति का भारत में जनक कहा जाता है। भारत में हरियाणा और पंजाब में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 1142 ग्राम और 1132 ग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 480 ग्राम है 2019 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है दोस्तों कि हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा। यह यकृत को प्रभावित करता है। किसको? यकृत। ट्रेकोमा रोग आँख से प्रभावित है और हेपेटाइटिस जो है ये यकृत प्रभावित होता है। घेघा रोग गला प्रभावित करता है और ब्रोंकाइटिस जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है और पोलियो तंत्रिका जो है तंत्र को प्रभावित करने वाली मुख्य बीमारी। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो मुस्लिम साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक मोहम्मद बिन जो है यानी कि मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को माना जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो है सफल मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था।
और भारत में मुसलमानों का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, जिसे शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहा जाता। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान के मुसलमानों को परास्त कर वहां अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गौरी भारत में 2 बार पराजित हुआ। एक चालुक वंश से जो है पराजित हुआ था 1170 ईस्वी में। दूसरा चौहान वंश जो पृथ्वीराज चौहान थे 1191 ईस्वी में पराजित हुआ था। भारत में जब मोहम्मद गौरी आक्रमण किया तो उस समय चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गढ़वाल वंश के शासक जयचंद था। पृथ्वीराज और जयचंद के बीच संबंध बहुत खराब था। जयचंद की पुत्री का नाम संयुक्ता यानी कि संयोगिता था। पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कपूरी था, कपूरी देवी। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण फारस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने। ब्रिटेन के नए सम्राट की अगर हम बात करें तो यह चार्ल्स तृतीय बने हैं। काइंड का क्वेश्चन है। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की सबसे लंबी अवधि तक सम्राज्ञी थी। 1952 से लेकर 1952 से 2020 तक जो एलिजाबेथ द्वितीय का शासनकाल रहा और अब जो है चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए राजा बने। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रोसोक्योट जो है का विमोचन किया, तो कौन किया? तो यह जो है जयदीप मुखर्जिया 21 अप्रैल 2023 ईस्वी को क्रॉसकोट पुस्तक का विमोचन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 को होती है। इसके जो है अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो अध्यक्ष कौन हो जाएगा? यह जो है एस सोमनाथ, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर बी, एस सोमनाथ। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस गांव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया? देश का जो पहला सौर ग्राम यह मोढेरा जो गुजरात में पड़ता है, इसको घोषित किया गया है। तो 96 का जो है इंग्लिश है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हालांकि 97 का जो आंसर है इसका क्या होगा? तो ही डैड क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा ऑफ कैंसर। तो 98 है देयर पर्सन वेयर विटनेस, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है टू दैट इवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द मोस्ट सिचुएशन ट्रांसलेशन, आप वहाँ कितनी देर रहेंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। नेक्स्ट है दोस्तों कि चूज द करेक्ट जो है पेसिव फॉर, तो समवन स्टॉल माय वॉच, इसका क्या हो जाएगा? इसका 1 नंबर माय वॉच स्टॉलन। तो ये 100 तक जो है व्याख्या यहाँ पर समाप्त होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।